laws of chemical combinations. So now what are the laws of chemical combination? देखिए, these are the laws on the basis of which various chemical changes occurs in the chemistry. ठीक है, हम chemistry में क्या डिस्कस करते हैं? Chemistry is a branch of science in which we have discussed about the various chemical changes which take place naturally or which take place in a laboratory. ठीक है, तो वो केमिकल चेंजेस किन लॉजिक पर होते हैं, किन लॉज के बेसिस पे होते हैं? दोज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऑन विच बेसिस chemicals are combined with each other and form new kinds of chemical or new kinds of substance. So those logic or those laws are known as laws of chemical combinations. उन logic या laws को हम क्या बोलते हैं? Laws of chemical combinations. So there are total 5 laws of chemical combination. First है law of conservation of mass. सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. फोर्थ वन इज एवोगैड्रो's लॉ. And fifth one is Gay-Lussac's law. So these are the 5 laws which are known as laws of chemical combination. जितने भी chemical changes proceed होते हैं मेजरली इन लॉज पर क्या हो रहते हैं? बेस रहते हैं. इनमें से किसी न किसी लॉ को फॉलो करके केमिकल्स कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? नए केमिकल्स या नए सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं. सो दैट इज नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. अब देखिए, इनमें से ये जो फर्स्ट 2 लॉज हैं वो आप ऑलरेडी आई थिंक लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना आप लोगों ने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये दोनों लॉज आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. सो नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, law of conservation of mass. So how can we define a law of conservation of mass? This law states that mass is neither be created nor be destroyed total mass of reactant reactants is always equal to the total mass of products. Total mass of reactants is always equal to the total mass of product in a chemical reaction. ठीक है, सिंपल लॉ है, आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है. क्या बोल रहा है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो ना ही कोई एग्जिस्टिंग मास डिसअपियर होगा और ना ही कोई नया मास या नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा. ना मतलब क्या कह रहा है कि ना ही कोई एग्जिस्टिंग सब्सटेंस डिसअपियर होगा और ना ही कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको उन केमिकल सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट बोलते हैं. और वो सब्सटेंसेस जो ड्यूरिंग अ रिएक्शन फॉर्म होते हैं, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज फॉर्म होते हैं विद अ न्यू प्रॉपर्टीज, वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या बोले जाते हैं? प्रोडक्ट बोले जाते हैं. तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. सो दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, जैसे देखिए, इसको मैं एक
न्यूमेरिकल सिचुएशन से आपको क्लियर आउट कर रहा हूं। जैसे वी आर राइटिंग अ केमिकल चेन लाइक सोडियम सल्फेट react with aqueous solution of sodium sulfate, react with aqueous solution of barium chloride, will form barium sulfate and sodium chloride. ठीक है, ये केमिकल चेंज आपको दे रखा है, मतलब aqueous solution of sodium sulfate या Na2SO4 react with aqueous solution of barium chloride will form aqueous solution of sodium chloride and form a white precipitate of barium sulfate. बेरियम सल्फेट का क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट है, इनका जो टोटल मास होगा दैट इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल सिचुएशन दी कि भाई सोडियम सल्फेट का 11.6 ग्राम है, बेरियम क्लोराइड का 8.3 ग्राम है, both are combined with each other and will form 9.7 gram of sodium chloride, so how much amount of barium sulfate is formed? क्वेश्चन में क्या पूछा कि बेरियम सल्फेट का कितना अमाउंट फॉर्म होगा, तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलेंगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 11.6 प्लस 8.3 is equals to 9.7 plus x. Total mass of reactant is always equals to total mass of product. तो total mass of reactant कितना आया? 11.6 और 8.3, ये आ गया 19.9 ग्राम। उसमें से 9.7 गया तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगा आपका 10.2 ग्राम। मतलब आपका कितना बनेगा? बेरियम सल्फेट का कितना अमाउंट बन जाएगा? 10.2 ग्राम। कितना फॉर्म हो जाएगा? 10.2 ग्राम। मैंने क्या किया? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट किया, उसमें से एक प्रोडक्ट का मास कैंसिल कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 19.9 में से 9.7 सब्ट्रैक्ट किया, so it comes 10.2 ग्राम। So law of conservation of mass is what? Total mass of reactant is always equals to total mass of product. This is known as law of conservation of mass. Is it clear? Is any doubt? सब लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड? हाउ कैन वी डिफाइन द कंपाउंड? डेफिनेशन बता सकते हैं कंपाउंड क्या होता है? एनीवन? मोहम्मद, धैर्य, मैत्री? हाँ, यस। हाँ, देखिए जैसा कि मोहम्मद ने बताया, क्या बोला कि कंपाउंड्स आर द काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? जब उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होंगे? केमिकली मिक्स होंगे।
when the constituent elements of the compounds are chemically mixed in a fixed proportion, and that fixed proportion comes from either from their mass or either from their weight. वो fixed proportion कहाँ से मिलेगा? या तो उनके masses से मिलेगा या फिर उनके weight से मिलेगा। तो यही definition जो है वो आपका क्या है? Law of constant proportion. So constant proportion में हम कैसे define करेंगे? In the compound, their constituent elements are chemically mixed or their constituent elements are present in fixed proportion or in a constant proportion by their weight or mass. क्या लिखेंगे? In the compound, in the formation of compound, constituents elements are chemically mixed in fixed proportion by their weight or mass irrespective to their method of preparation. मतलब उस कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए आप कोई भी केमिकल मेथड यूज करें, लेकिन वो रेस्पेक्टिव कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल मुझे एक कंपाउंड फॉर्म करना है CO2। क्या फॉर्म करना है? CO2। और CO2 के अंदर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। दीज आर द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. So when the carbon and oxygen combine with each other in the ratio 12:32, इस रेशियो को मैं सिंपल करूं, क्या रेशियो है? 12:32। इस रेशियो को सिंपल करूं तो रेशियो आएगा 3:8। अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये रेशियो आया कैसे? देखिए इस CO2 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। अब आपको एटॉमिक मास का बेसिक आइडिया तो है ही, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? What is the atomic mass of a carbon? हाँ, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा बेटा? धैर्य, मोहम्मद, मैत्री, कृषा, कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? नहीं आइडिया है? हेलो हेलो, नहीं पता। देखिए कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो यहाँ कितना हो गया? 32 ग्राम। तो रेशियो कैसे आया? 12:32, क्योंकि कार्बन के एक एटम का 12 ग्राम है और ऑक्सीजन के 2 एटम का 32, तो 12:32। तो ये रेशियो कितना आया? सिंपल रेशियो 3:8। तो whenever carbon and oxygen chemically combine in the ratio 3:8, you will get a CO2. Now whatever the method of preparation, आप CO2 को इस अकॉर्डिंग बनाएं, इस रिएक्शन से बनाएं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, या फिर आप इस लॉजिक से बनाएं, या फिर आप इस लॉजिक से बनाएं। Whatever the method of preparation is there, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से CO2 तभी बनेगा जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होंगे। As you will change the proportion, you will get a new compound. जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 3:8 के अलावा कोई और प्रोपोर्शन हो जाएगा तो CO2 नहीं मिलेगा। CO2 तभी मिलेगा जब उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स्ड होंगे।
और वो प्रोपोर्शन या तो उसके वेट से मेजर होगा या फिर उसके मास से मेजर होगा। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होंगे देन यू विल गेट अ CO2। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया, जैसे कंपाउंड लिया H2O, ठीक है। तो H2O के अंदर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 एटम का मास हो गया 2 और एक ऑक्सीजन एटम का है 60। तो इस रेशियो को सिंपल करें तो 2:60 the ratio comes as 1:8। So when hydrogen and oxygen combine in the ratio 1:8 you will get a water। जैसे ही proportion change होगा you will get a different compound। So that is known as law of constant proportion। Is it clear? समझ में आया? Any doubt is there? कोई डाउट इस पार्ट में? मैत्री, कृषा, आपको कोई डाउट? ठीक है। सो कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है कि कंपाउंड के फॉर्मेशन में उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होंगे। एज यू चेंज द प्रोपोर्शन यू विल गेट अ न्यू कंपाउंड। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड एंड फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, मतलब क्या हो रहा है, दो फिक्स एलिमेंट है और वो दोनों कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने दो एलिमेंट ले लिए कार्बन और ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होके दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दो प्रोडक्ट बनाए उसने। तो क्या हो रहा है? This law states that when two elements are chemically combined and form two or more than two products, then in these product mass of one element is fixed and the mass of other element is variable, and that variable masses is also present in simple whole number ratio। क्या होगा? मैं वापस से, मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बोला है। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस से रिपीट कर रहा हूं कि जब दो या दो से ज्यादा दो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट फिक्स है एंड दीज टू एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड एंड फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, then in these product mass of one element is fixed but mass of other element is variable, and that variable means different, and that different masses are also present in the simple whole number ratio। तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, when two element chemically combined and form two or more than two compounds in which different masses of one element combined with fixed mass of other elements
different masses of one element combined with the fixed mass of other element are also in simple whole number ratio. मतलब जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट है वो डिफरेंट मास भी क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होगा. एक एलिमेंट का मास तो फिक्स है लेकिन दूसरे एलिमेंट का मास क्या है, वेरिएबल है, और वो वेरिएबल मास भी क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होगा. स्टेटमेंट समझ में आया? मैत्री समझ में आया स्टेटमेंट? तो देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं. जैसे मैंने दो एलिमेंट लिए, कार्बन और ऑक्सीजन. अब कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मैं क्या बना रहा हूं, दो प्रोडक्ट बना रहा हूं. एक बनाया मैंने CO2 और दूसरा प्रोडक्ट बनाया CO. यह है कार्बन डाइऑक्साइड और यह है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:32, दैट इज 3:8. और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 12:16. इसको सिंपल किया तो 3:4. तो देखिए इसके अंदर कार्बन का देखिए मास फिक्स आ रहा है. कार्बन का मास कितना आ रहा है, इसमें भी कार्बन का 3 ग्राम है और इसके अंदर भी कार्बन का 3 ग्राम. मतलब when two elements carbon and oxygen are chemically combined and form two different products in which mass of one element is fixed but mass of other element is different. तो अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का एक क्या मास आया, 8 ग्राम, और दूसरे में ऑक्सीजन का मास कितना आया, 4 ग्राम. कितना आया, 4 ग्राम. इसके अंदर ऑक्सीजन का 4 ग्राम है, इसके अंदर ऑक्सीजन का 8 ग्राम है. तो ये ऑक्सीजन को 1 डिनोट कर दिया, इस ऑक्सीजन को 2 डिनोट कर दिया. तो ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 का जो रेशियो आया, मतलब डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट इज इन द सिंपल होल नंबर रेशियो. तो ये ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 8:4. तो ये रेशियो क्या हो गया, 2:1. जो डिफरेंट मासेस अवेलेबल हैं एक एलिमेंट के, वो डिफरेंट मासेस भी क्या होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे. क्या होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे. इज इट क्लियर? समझ में आया ये लॉ? ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लियर आउट कर रहा हूं ताकि आपको और ये लॉ क्लियर आउट हो जाए. जैसे मैंने दो एलिमेंट लिए, कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके कॉम्बिनेशन से मैंने 3 प्रोडक्ट बना लिए, N2O, NO और NO2. अब N2O के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, NO के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, और NO2 के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो. अब देखिए नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14 ग्राम. कितना होता है, 14 ग्राम. तो कितना हो गया, ये दो एटम है तो 28:16. मतलब नाइट्रोजन के एक एटम का 14, तो दो एटम का 28, ऑक्सीजन के एक एटम का 16, तो 28:16. तो इसको सिंपल करूं मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं 4 से, तो ये 7:4. अब इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो 14:16. इसको भी कैंसिल किया मैंने, 2 से कैंसिल किया, 7:8. और नेक्स्ट NO2 लिया तो ये हो गया 14:32. इसको मैंने कैंसिल किया फिर 2 से, 7:16. क्या ले लिया, 7:16. तो देखिए तीनों एलिमेंट के अंदर, तीनों कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का 7 ग्राम है, 7 ग्राम है और 7 ग्राम है.
इसमें भी नाइट्रोजन का 7 ग्राम, इसमें भी नाइट्रोजन का 7 ग्राम और इसमें भी नाइट्रोजन का 7 ग्राम। लेकिन इसमें ऑक्सीजन का 4 ग्राम है, इसमें ऑक्सीजन का 8 ग्राम है, इसमें ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो इसका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालूं, ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन 1 ले लिया, इसको ऑक्सीजन 2 ले लिया, इसको ऑक्सीजन 3 ले लिया, तो ये रेशियो निकालूं तो ये रेशियो आएगा 4:8:16। तो ये रेशियो कंबाइन, ये रेशियो बन जाएगा 1:2:3। तो जो डिफरेंट मासेज हैं वो भी डिफरेंट मासेज भी क्या होंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट मासेज आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इज इट क्लियर? So that is known as law of multiple proportion. नेक्स्ट आता है फोर्थ लॉ, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। नाम सुना है साइंटिस्ट का पहले? इस साइंटिस्ट का नाम पहले सुना है आप लोगों ने? What is Avogadro's number? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23. That is a number of particles present in 1 mole of substance. तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर्स इतने। तो एवोगैड्रो लॉ क्या बोल रहा है? एवोगैड्रो वाज द साइंटिस्ट which defined the number of particles in the 1 mole substance. तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोल रहा है? अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या बोल रहा है? अंडर आइडेंटिकल condition of temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of molecules और मोल्स। स्टेटमेंट में क्या वापस से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास क्या है? टू और मोर देन 2 गैसेस हैं विच आर एट आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब उन सारी गैसेस का जो टेम्परेचर है वो भी सेम है और सारी गैसेस का प्रेशर भी सेम है। मतलब यू हैव 2 or more than 2 gases which at same temperature and same pressure, और उन गैसेस का यदि वॉल्यूम भी यदि सेम है तो if they contain the equal volume then they contain the equal number of molecules। यदि वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? V is directly proportional to N। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो यदि वॉल्यूम इक्वल होंगे तो मोल्स भी इक्वल होंगे, बट कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होने चाहिए। सो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक सुटेबल एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने 2 गैसेस ले ली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बोथ आर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 298 केल्विन
और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, ये होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ एसटीपी। तो क्या है, दे आर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब ये दोनों गैसेस दोनों गैसेस 298 केल्विन टेम्परेचर पर है और 1 atm प्रेशर पे है। और इन दोनों गैसेस के फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 ml, इसका भी 50 ml है और इसका भी 50 ml। अब ऑक्सीजन के 50 ml में मैंने बोला कि 2 × 10⁻20 एटम्स हैं। कितने हैं? 2 × 10⁻20 एटम्स है। तो इसके 50 ml में कितने एटम्स होंगे? एटम्स नहीं बोल के मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि गैस है ना, मॉलिक्यूल है। तो 2 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है। तो इसके 50 ml में भी कितने होंगे? उतने ही होंगे, 2 × 10⁻20। क्या होंगे? 2 × 10⁻20, क्योंकि अयोगाद्रो लॉ क्या बोल रहा है? यदि दो गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर है और उनके वॉल्यूम भी इक्वल है, तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? आया समझ में? एनी डाउट? एनीवन? कोई डाउट इन चारों लॉज के अंदर? कृषा, मैत्री, कृषा, आर यू देयर? समझ में आया बेटा? हाँ बोलो धैर्य। क्या चीज नहीं आई समझ में, बताओ बेटा। हाँ देखिए, आपने नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमने क्या किया, सारे कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक किया। ठीक है, उसमें हमने रेशियो में क्या देखा कि नाइट्रोजन का अमाउंट तीनों में सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट वेरिएबल है, डिफरेंट है। बट वो जो डिफरेंट अमाउंट है वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में है। डिफरेंट masses of one element combined with the fixed mass of other element, दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स है, लेकिन जो पहला एलिमेंट है उसका मास डिफरेंट है, और वो डिफरेंट मास भी सिंपल होल नंबर रेशियो में है। आपने देखा कि ऑक्सीजन एक के अंदर ऑक्सीजन 4 था, एक में ऑक्सीजन 8 था, एक में ऑक्सीजन 16 था। तो 4:8:16 हमने जब चेक किया तो वो रेशियो क्या आया? 1:2:4। तीनों के अंदर ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, लेकिन उसका जब हम सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो सिंपल आ रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। उनका जब रेशियो निकालेंगे दैट रेशियो कम सिंपल होल नंबर रेशियो। आया समझ में? कोई डाउट? ठीक है, अब आता है गैलुसैक लॉ। नाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन gaseous reactant chemically combine with each other and form gaseous product। गैलुसैक लॉ कब अप्लाई करना है? जब आपके गैसियस रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होके क्या बनाए? गैसियस प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट भी गैसियस होना चाहिए और रिएक्टेंट भी गैसियस होनी चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी गैसियस नहीं है, एक भी गैसियस नहीं है, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। So ये लॉ क्या बोल रहा है? This law states that under identical condition of temperature and pressure, if the gaseous reactants are chemically combined and form gaseous product, then
reactants and products are present in a simple whole number ratio. Gaseous product and gaseous reactants are present in the simple whole number ratio. तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है